नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना के कहर ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, ये किसी से छिपा नहीं है। विकास दर गोते खा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी ढूंढे नहीं मिल रही है, सैलरी भी कम हो रही है। कुल मिलाकर लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है, जिससे बाजार में मांग घट गई है और जब मांग घट गई तो व्यापार धंधे हो गए ठप। बहुत बड़ा संकट है, स्थिति बड़ी विकट है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे में विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हुए हैं। हालातों का सामना करने के लिए सीएम गहलोत ने प्रदेश के हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है। पूरे देश में 250 लोगों को प्रवासियों से बात करने भेजा गया। उद्योग लगाने के लिए हर राह आसान की जाएगी। प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए 3 साल अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम का प्रभाव नजर आएगा। कुल मिलाकर निवेशकों के लिए पलक पावड़े बिछाए जाएंगे ताकि गांव-गांव तक पहुंचे विकास, निवेश बने खुशहाली का आधार। खाली जमीनें कल कारखानों से हो गुलजार और स्थानीय युवा को मिले रोजगार। मजदूरों का पलायन बंद हो, लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा हो, बाजारों में रौनक और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। यानी उद्योग बढ़ेंगे, विकास गढ़ेंगे। हर ब्लॉक में रिको गढ़ेगा विकास के आयाम, खुशहाली को लगेंगे पंख, हर हाथ को मिलेगा काम। सूबे में पनपेंगे उद्योग, निवेशक का होगा सम्मान, कल कारखानों से गुलजार होगा हमारा राजस्थान। तो क्या मान लिया जाए, गहलोत के प्रयास से होगा सर्वांगीण विकास और उद्योग बढ़ेंगे, विकास गढ़ेंगे। बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है विधायक संयम लोढ़ा जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ है, और साथ ही उद्योगपति सुभद्र पापड़ीवाल जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पंकज जोशी जी, एक पहल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, जिस तरह से हमने देखा कि रोजगार यहाँ पर नहीं, अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी है, प्रदेश में ही कैसे रोजगार की शुरुआत की जाए, उस कड़ी में ये एक बड़ा फैसला गहलोत सरकार का। इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या कमी आपको इसमें नजर आती है, या आपको लगता है कि अच्छा फैसला है, इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए श्वेता जी, बड़ा हास्यप्रद जो है ये फैसला है, और खास करके तब जब कोरोना काल में जो है पूरा का पूरा हालत है, और खास करके तब जब कल किसान सम्मेलन कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उपखंड अधिकार के स्तर पर जो है रिको जमीन लेगा तो जमीन किसकी लेगा? किसानों की। मतलब जो किसान 2 फसलों से ऊपर किसान बो रहा है, अब आप उसको भी जो है एक तरीके से कानूनी जामा पहनाना चाह रहे हैं कि उनकी जो है जमीन को ले लिया जाए और जो है उनको व्यापारियों का नाम लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को उपकृत किया जाए। क्या ये काम करेंगे आप? मुझे बताइए। चलिए, अब तक आपके पास में 295 उपखंड हैं, उनमें से 142 में जो है आपके पास में जो है रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया हालत क्या है, कितनी इंडस्ट्री चल रही है? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अब तक यदि श्वेत पत्र जारी करे, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करे कि इन 142 जो है इंडस्ट्रियल एरिया में किन किन जो है कांग्रेस के नेताओं को जो है जमीनों का आवंटन किया गया और उन्होंने जो है कितने कारखाने इस पे लगाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये इससे फायदा अब तक भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो उनसे जुड़े उन्हीं को मिला और आगे भी इन्हीं को मिलेगा इसकी वजह से? देखिए, ये माफिया रिको जो है भूमाफिया बन करके रह गए हैं। रिको में से जमीन अलॉटमेंट कराना और उसके बाद जो है व्यापारी को देना। मैं कह रहा हूं आपको मैं आ रहा हूं, हाँ बिल्कुल आ रहा हूं, इस चीज पे आ रहा हूं। और आप देखिएगा, जो व्यापारी है उनसे पूछेगा, व्यापारी को आज की डेट में जो इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं उनमें आज की डेट में बिजली की रेटों में जो है उसको कंसेशन चाहिए था। आज मुझे बताइए, कोरोना में जब उसकी बिजली की बंद थी, फैक्ट्री बंद थी, काम नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी आप उस पर सरचार्ज पे मिनिमम बिल का आप लोड डाले जा रहे थे, आपने उसको माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उससे क्या, उससे जो है उससे व्यापारी ठीक हो रहा था। जब आपको रियल में व्यापारी की चिंता थी तो आपको जो है इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आपको चिंता उसकी नहीं है। आपको चिंता केवल आपके जो है कार्यकर्ता और नेताओं की है, जिनके बल पर आप जो है सचिन पायलट से टिके हुए हैं। यानी ये फैसला उद्योगों को बढ़ावा और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने को लेकर नहीं है। अभी आ जाएगा, बहस में सामने आ जाएगा। मुझे बता दीजिए। क्योंकि संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ हैं, देखिए संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ है, वो और ज्यादा क्लियर इसे कर सकेंगे। संयम लोढ़ा जी, आपने सुना कि इसमें बेनिफिट तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पंकज जोशी जी ने जिस तरह से कहा, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीजें और बड़ा आरोप की भू माफियाओं को दे दिया जाएगा। फायदा उनको इनडायरेक्टली पहुंचाने की कोशिश है इस बड़े फैसले से। कोई उद्योगपति, उद्योग या फिर आमजन जो बेरोजगार है, रोजगार के लिहाज से अगर ये कोशिश है तो वो नहीं है। ये एक बड़ा आरोप है। संयम जी, किसी को यदि जानकारी नहीं हो तो इसका राजस्थान सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। इनको जानकारी लेनी चाहिए कि जितने औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादातर विकसित किए गए हैं वो राजकीय भूमि पर किए गए हैं।
और ये भी समझना चाहिए कि अगर किसानों की भूमि अधिग्रहित करके रिको को इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है तो वो इस साधारण दाम पे भूखंड दे सकता है क्या? वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये लैंड अक्वायर करके एरिया डेवलप करना। और इनको पूछिए, इन्होंने कॉन्क्लेव किया था बीजेपी की सरकार के वक्त में, कितने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने का दावा किया था और किस रूप में राजस्थान की उम्मीदें धराशायी होगी वो छुपा हुआ नहीं है। कॉन्क्लेव के नाम पे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। और मैं आप इन भारतीय जनता पार्टी को पूछो कि आपकी सरकार थी 2016-17 में कितने भूखंड आवंटित किए आपने उद्यमियों को? 2016-17 में मात्र 258, 2017-18 में मात्र 281, 2018-19 में मात्र 285 और अशोक गहलोत साहब की सरकार आने के बाद में 2019-20 के अंदर 1212 भूखंड आवंटित किए गए और इस साल भी 2021 के अंदर 613। संयम लोढ़ा जी, आपने बीजेपी के कॉन्क्लेव की बात की, आप रिसर्जन राजस्थान की शायद बात कर रहे थे जिसमें इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही गई थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, रिसर्जन राजस्थान की जिसमें इन्वेस्टमेंट लाने की बात कही गई थी और उसमें आप कह रहे कि करोड़ों का घोटाला किया गया। मैं जवाब दूं। संयम जी, घोटाला करोड़ों रुपए का तो पापड़ ही खा गए ये। अरे तो आप क्या कर रहे हैं 2 साल से? अरे संयम लोढ़ा जी 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? जांच कराते ना। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहां पर चुनावी जनता की उस पे पैसे पर? और दूसरा मैं बताता हूं, आपने कहा कितने भूखंड ऑर्डर किए 1998 में। सुनिए, सुनिए संयम लोढ़ा जी, सुनिए संयम लोढ़ा जी, सुनिए, मैं आपको भी देता हूं, जवाब देता हूं। संयम लोढ़ा जी बताइए, जो है इंडिया गेट के पास में 27,500 मीटर जमीन 1998 में किसको जारी की थी? मुझे बताइए किसको जारी की थी? आज होटल बन गया क्या वहां पर? 27,500 मीटर जमीन। अरे इंडिया गेट पंकज जी, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि वक्त बहुत लिमिटेड है। जयपुर जिले हम राजस्थान की बात करते हैं। अरे सुन जाइए, जयपुर में सीतापुरा का जो गेट है उसका नाम है ये, आप याद रखिए। चलिए, अब क्योंकि देखिए, ठीक है, ठीक है पंकज जोशी जी, देखिए आपने अपनी बात, पंकज जी, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। पंकज जोशी जी 1 मिनट, 1 मिनट सर, पंकज जोशी जी 1 मिनट सर। संयम जी ने भी अपनी बात रखी, आपने अपनी तरह से बात रखी, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उद्योग और उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। सुभद्र पापड़ीवाल जी हमारे साथ है। सुभद्र जी, अब जरा जमीनी हकीकत बताइए कि अब रिको अब तक कैसा काम करता रहा और जो ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है किस तरह से फायदेमंद साबित होगा, या आपको अभी इसमें कुछ कमी नजर आती है? नहीं, फैसले में कमी का विषय नहीं है। देखिए, निर्णय बहुत अच्छा है। सब डिवीज़न लेवल पर आप माइक्रो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। आप एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आप फिर से कुछ और माइक्रो लेवल के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या बुरा है इसमें? राजनीतिक तौर से भी बुरा नहीं है और आर्थिक दृष्टिकोण से बुरा नहीं है। अगर इसमें कोई बहुत बड़े ग्रे एरियाज हैं तो वो देखिए, अभी संयम लोढ़ा साहब फरमा रहे थे कि सरकारी भूमि पर इंडस्ट्रियल एरियाज बने हैं। ये शायद मैं उनकी जानकारी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं 30 साल से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से और इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे राजस्थान के 115 औद्योगिक क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ पिछले 30 साल से, है ना। तो मैं निवेदन करूँ कि बड़े प्रीमियम रेट्स पर भी ज़मीनें खरीदी गई हैं या बहुत कम दामों पर भी किसानों से। उदाहरण के लिए जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान का सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी ज़मीनें जो है वो काश्तकारों से ही ली गई थी। इसके बाद में प्रहलादपुर इंडस्ट्रियल एरिया बना है अभी, वो भी सीतापुरा यूनिट के इकाई के अंतर्गत ही आता है। उसकी भी ज़मीनें LAO के थ्रू काश्तकारों से ही ली गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सब डिवीज़न स्तर पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक से अधिक फसलों वाले इलाके से किसान से ज़मीन नहीं ली जानी चाहिए। वो जो गैर मुमकिन ज़मीनें होती हैं जो सरकार के पास हर ब्लॉक में हो सकती है, मिल जाएगी निश्चित तौर पे, केवल उनसे ही करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति करने पर जो पंकज जी का जो एक ऑब्जेक्शन है या जो उनका एक भय है, उससे मुक्ति मिल सकती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई। उन्होंने जो पॉइंट उठाया वो अपनी जगह पर कंसिडरेबल है, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। किसान से एक फसल से ज़्यादा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी है, क्योंकि मैं इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनमें रिको ने ज़मीन बेचने के बाद में उसकी तरफ देखना लगभग बंद कर रखा है। ये एक आम अवधारणा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव से पूरे राजस्थान में बात कर लीजिए।
सच्चाई ये है कि आज प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एक सीतापुरा के फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल एरिया की सब्सिडरी यूनिट है। उस यूनिट का अगर किसी भी रीको के अधिकारी से, संयम जी से निवेदन करूंगा, कृपया आधा घंटे का समय निकालें, मेरे साथ चलें, उसकी केवल अप्रोच रोड देख करके आ जाएं। 10 मिनट का समय लूंगा मान्यवर आपसे। और आप इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि जमीन तो बेच चुके हैं आप, अब जब जमीन बेच चुके हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम तो वहां पर खत्म हो गया ऐसा लगता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जमीन बेचने के बाद ही रीको का काम शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कहीं भी। रीको जमीन बेच करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, और जो स्थानीय इकाइयां हैं रीको की, जो फ्रंट यूनिट्स है रीको की, वो आर्थिक तंगी से जूझती रहती हैं। ये जिम्मेदारी भी रीको की है? यही जिम्मेदारी है रीको की, हाँ। ये भी नहीं है। हाँ। जमीन बेचना, देखिए श्वेता जी, जमीन बेचना, हाँ। जमीन बेचना रीको की जिम्मेदारी नहीं। रीको की जिम्मेदारी उस इलाके को पालना पोसना भी रीको की जिम्मेदारी है। कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक तो रहे। अभी पंकज जी ने बिजली वाली बात की, बिजली पर इतनी बार आप लोगों ने यहीं पर बहस करवाई है कि भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजलियों में से एक महंगी बिजली राजस्थान के उद्यमी को मिल रही है। और मॉरिटोरियम की बात तो छोड़िए, किसी भी चीज की माफी इसमें कोरोना पीरियड में नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए लड़ लेंगे, हम लोग उद्यमी हैं, लेकिन आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए। हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती इंडस्ट्रियल एरिया में। प्रहलादपुर इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा करवाइए रीको के अधिकारियों से, संयम जी, कल ही करवाइए, मैं साथ चलूंगा, आप करवा के देखिए। और बेचारी स्थानीय यूनिट जो है, जो वहां की, हमारे यहाँ की स्थानीय यूनिट्स के पास इतना ना कोई फैसला होता, ना कोई बजट होता, ना कोई शक्तियां होती, वो क्या करेगी बेचारी। हम जाके उन पे चढ़ जाते हैं, वो करे क्या? हर फाइल तो आप हेड ऑफिस मंगवाते हैं आजकल। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें और भी है, करेंगे आगे। बिल्कुल, लेकिन सुभद्र जी, बिल्कुल जो आपने पॉइंट रखे, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, इसका संयम जी से इसका जवाब लेंगे। क्या हर रीको एरिया में यही है, या कहीं पर कुछ ऐसा है जो दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है? फ्लैगशिप इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रहा हूं श्वेता जी, छोटों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, छोटों को तो भूल जाइए। मैं तो VKI और सीतापुरा जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रहा हूं, जो भारत के नामी ग्रामी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, राजस्थान के ही नहीं। ठीक है, संयम लोढ़ा जी को देखिए जरा, जो अभी इन्होंने बयां किया सुभद्र पापड़ीवाल जी ने कि मेंटेनेंस नहीं, इतिश्री कर लेते हैं जमीन बेच के, इसके बाद कोई पलट कर देखता नहीं है वहां पर क्या। अगर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के ये हाल रहेंगे तो हम कैसे भरोसा करें कि छोटे छोटे या जो एक बड़े लेवल पर एक फैसला लिया गया है उससे इंप्लीमेंट किया जाएगा और सही तरीके से हो सकेगा? संयम जी। श्वेता जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये चर्चा 2020 पे कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी के प्रयासों से जो नया भूमि सुधार कानून आया, उससे पहले ये सही है कि भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन वो नया कानून आने के बाद में बाजार दर का 4 गुना किसान को देना होता है। तो हमने कई नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए अपने क्षेत्र में प्रयास किए हैं। तो उसमें वो कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो के अंदर आप भूमि अधिग्रहित करके एरिया डेवलप करें, अब वो संभव नहीं रहा है। इसलिए मेरे अपने क्षेत्र में भी मैंने राजकीय भूमि ढूंढ करके इंडस्ट्रियल एरिया नया डेवलप करने का प्रयास किया है। तो अब वो बात नहीं है, ये बात जो आप फरमा रहे हैं वो पहले रही होगी कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया एग्रीकल्चर लैंड को अक्वायर करके किया गया, क्योंकि पहले वो रीजनेबल पड़ता था। आज जो किसानों को सहूलियतें मिली है राहुल गांधी जी के प्रयासों से, उसके बाद में रीको लैंड अक्वायर करके नया एरिया डेवलप कर पाए, इसमें यदि बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वहाँ तो संभव है। बाकी जो छोटे सब डिवीजन लेवल पर जो अब नई सरकार नई सोच के साथ आई है कि हमारे ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें, वहाँ तो वैसे भी संभव नहीं है। और पूरे राजस्थान के अंदर रीको का डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, पूरे राजस्थान के इंडस्ट्री में 40,000 इंडस्ट्री काम कर रही है। हर जगह का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिरोही जिले का मैं बता सकता हूँ, आबू रोड का बता सकता हूँ, सिरोही का बता सकता हूँ, शिवगंज का बता सकता हूँ, जहाँ सारी इंडस्ट्री प्रॉपरली चल रही है, प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी तरह की कोई शिकायत कभी नहीं आती है, बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। और नया इंडस्ट्रियल एरिया अब जो लाया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बड़गांव का ये है जहाँ कृत्रिम आभूषण का ये बनेगा। और ये पहली बार है जब राजस्थान सरकार एक नई सोच के साथ में आगे आई। आप देखिए स्पेसिफिक जोन डेवलप किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स गुड्स उसका एक अलग जोन है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन अलग है, सिरेमिक एंड ग्लास जोन अलग है, मेडिकल डिवाइसेस का जोन अलग है, ये हैंड टूल्स का जोन अलग है। ये बिल्कुल आपने कहा कि नई सोच के साथ सरकार ये सब लेकर आई है आम जनता को बेनिफिट देने के लिए। ठीक है संयम जी, आपने कहा कि नई सोच के साथ सरकार, अहम उद्देश्य क्या था? ये बड़ा फैसला लेना, डिस्कशन भी हुए होंगे बहुत, आप लोग ने देश भर से इसको लेकर कि इसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अहम उद्देश्य क्या था? क्या इंडस्ट्रीज, उद्योग और उद्योगपतियों
की जो समस्याएं होती है या राजस्थान रोजगार के को बारे लेकर? में- जी, राजस्थान के बारे में पहले ये एक परसेप्शन बना हुआ था कि यहाँ कॉपरेशन नहीं मिलता है, लाल फीताशाही हावी है। तो इसको ठीक करने के लिए पहले जैसे सिंगल विंडो एक्ट लाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो अब राजस्थान सरकार ने और उसमें सुधार करके एक ही कैंपस में जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन सबके दफ्तर रीको के उसी दफ्तर के पार्ट में बना दिए। इसी महीने के एंड में उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को सिंगल विंडो एक्ट के माध्यम से जो लाभान्वित होना चाहता है उस कार्यालय से बाहर जाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा तो 3 साल किसी तरह की आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक तो है, सरकार एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे आई है। बिल्कुल, आपने कहा कि और 2020 है, सकारात्मक एक सोच industry है, friendly नई state सोच के बनने साथ। जा रहा है। सुभद्र जी, आप इत्तेफाक रखेंगे अभी जिस तरह से संयम जी ने बात रखी कि ये क्यों पहले जैसा नहीं है, ये क्यों अलग है, 2020 की नई सोच है, सरकार से इंप्लीमेंट करेगी? संयम जी, विनम्र प्रार्थना करता हूं आपसे कि कुछ बातों को राजनीतिक दृष्टि से ना लें। आप पंकज जी से पंजा लड़ा लीजिएगा बाद में। मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि जो सिंगल विंडो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो बनाए हैं ना रीको ने और आप लोगों ने, कोई सी भी सरकार हो, चाहे पहले वाली हो चाहे अभी वाली हो, वो तो बहुत ही लुभावने हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस, जोनिंग सिस्टम एंड सिंगल विंडो एंड दिस एंड दैट, ये यूरोप और अमेरिका से अधिकारी जाते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन और वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्लान्स लेकर के आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है इस देश की कि वो अधिकारी वहाँ से वर्क कल्चर उठा के नहीं लाते हैं। प्लानिंग तो लेके आते हैं, एक दिन का इंतजार कर रहे हैं हम, और पिछले 30 साल से हर मंच पे कह रहे हैं। और आप भी कहिए, आप भी जनप्रतिनिधि हैं मान्यवर, इन अधिकारियों को कहिए कि वहां से आप मॉडल तो लेके आते हो, नक्शा लेके आते हो, प्लानिंग लेके आते हो, कल्चर भी उठा लाओ यार एक बार। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की एक एक फल आपको बता रहा हूं कि आजकल रीको ने ऑनलाइन सिस्टम किया है, ठीक है, देखा देखिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इट शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, बट इट इज नॉट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप किसी भी कागज के लिए एक हैंड एप्लीकेशन बाई हैंड देते हैं तो कहा जाता है कि ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद कहते हैं कि एक इसकी कॉपी बाई हैंड भी दीजिए, फिर वो आदमी कार्यालय में जाता है। उसके बाद में एक यूटीआई नंबर जनरेट होता है, वो यूटीआई नंबर जनरेट होने के बाद में फिर वो कहा जाता है कि वो नंबर जो है वो आप हमारे कार्यालय में बाई हैंड पहुंचाइए। तीसरी बार जाता है आदमी। फिर यूटीआई नंबर जनरेट होने के बाद में एक अधिकारी बैंक में जाकर के अगर पैसा जमा होना होता है उस एप्लीकेशन के मद में, तो कंफर्म करके आता है। उसके 3 दिन बाद कहता है कि अब आपकी रसीद कटेगी। तो चौथी बार जाकर, इससे अच्छा तो वो हैंड वाला सिस्टम ही अच्छा था साहब। ये आपने कौन सा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं एक बार में, ऑनलाइन काम करते हैं, सब काम हो जाता है। हम जीएसटी रिटर्न करते हैं एक बार में ऑनलाइन। ये कौन सा सिस्टम बना रखा है आपने कि 4-4 बार आदमी को चक्कर कटवा रहे, कह रहे हैं ऑनलाइन है, 5 बार चक्कर कटा के ऑनलाइन कैसे कह रहे हैं। दिस इज पैराडॉक्सिकल। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बेसिकली सिंगल विंडो कह देना फॉर द सेक ऑफ यू नो योर मे बी सम कंफर्टेबल मीडिया कि साहब हम कब सिंगल विंडो है, जोनिंग सिस्टम है, ये सब कुछ थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है। ऑन द ग्राउंड अधिकारियों का, हमारे भारत के सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया का, सबसे पुराने इंडस्ट्रियल एरिया का, जो कि शासन प्रशासन के साथ में सबसे ज्यादा फ्रेंडली रहा है, उस इंडस्ट्रियल एरिया का प्रेसिडेंट को एक मझोले दर्जे का अधिकारी बदसलूकी करके कमरे से बाहर निकाल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, आप पूछिएगा कभी मेरे से कि ये बदतमीजी किसने की प्रेसिडेंट के साथ में, राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट के साथ एक मझोले लेवल का अधिकारी केवल कागज जमा कराने, खुद के पर्सनल काम के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के कुछ कागज जमा कराने के नाम पर उसके साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है। जो आपने अभी बात तो ये वर्क कल्चर कहां से आएगा सर? आप क्या इन चीजों की कोई सुनवाई होती है? जरा ये नहीं होती है, नहीं होती, कोई सुनवाई होती है कहीं पर भी? क्या संयम जी, क्या इस तरह की शिकायतें आप लोग तक पहुंचती हैं? क्योंकि अब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, 2 साल सरकार को होने वाले हैं। क्या इस तरह की कोई शिकायतें हैं? क्योंकि देखिए सरकार अपने स्तर पर नए प्लान्स लेकर आ रही है, उसे इंप्लीमेंट कराना है, बहुत बड़ा विजन है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है? किसी भी स्तर की कोई बात यदि हमारे ध्यान में लाई जाती है तो तत्काल तुरंत प्रभाव से जो संबंधित अधिकारी है उससे संपर्क करते हैं, उसका समाधान करते हैं। हो सकता है जो पापड़ीवाल जी बता रहे हैं, किसी अधिकारी, कुछ अधिकारी ऐसे हो भी सकते हैं कि जिन्होंने गलत व्यवहार किया हो। अगर वो मुझे जानकारी देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा, अवश्य दूंगा। और भी जो भी रिको के अधिकारी है उनके, इन्होंने जो बात कही है उनके ध्यान में लाऊंगा कि भाई जो भी इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ एक
अच्छे तरीके से पेश आए, उनका एटीट्यूड वेलकमिंग होना चाहिए। और अगर इस तरीके की शिकायत कहीं पर भी आएगी तो ये चलिए सीएम जी के, जबकि आप आश्वस्त कर रहे हैं और इस तरह की चीजें आई हैं उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और ऐसा कुछ आगे ना हो। सबसे अहम ये भी हो जाता है कि अगर परेशान हो रहे हैं उद्योगपति या उद्योग कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। पंकज जोशी जी, अब जो एक समस्या थी जमीन को लेकर, किसान की जमीन यदि उस चीज को लेकर यहाँ पर सीएम लोढ़ा जी ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होंगी, बहुत सारे नए प्लान्स है। क्या आपको लगता है कि चलिए अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी एक रोजगार के लिहाज से देखा जाए या फिर जो पलायन करते थे प्रदेश से उनके लिहाज से देखा जाए कि एक मौका मिलेगा प्रदेश में ही, प्रदेश के लोगों को काम करने का, उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, उन्नति होगी, विकास होगा राज्य का? देखिए बिल्कुल होगा, मैं कह रहा हूँ यदि साफ नियत से किया जाता है तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन आपने फिर कहा ना कि मैंने कहा ना कि बिल्कुल ठीक कहा सुभद्र जी ने कि आप बाहर जाकर के वो तो ले आते लेकिन कल्चर लेके नहीं आते। अब इन्होंने बताया कि साहब जो है हम जो है उन जमीनों पे करेंगे जो सरकार की होगी। मुझे बताइए सरकार की कोई जमीन जो है रोड की साइड में कितनी जमीनें बताएगी एक बार सरकार उसमें लैंड बैंक में, और जहां पर सरकार की अंदर जमीनें हैं, जहां आज के अभी सुभद्र जी ने कहा कि जहां आज जो है प्रहलादपुरा में आज ही गाड़ी नहीं जा सकती तो वहां ट्रांसपोर्टेशन कब पहुंचेगा साहब, ये तो मुझे बताइए। और दूसरा, जब जो आपने कहा कि ब्लॉक स्तर पर, मुझे बताइए ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की हालत क्या है? जब एक व्यक्ति के आपके जो है बुखार देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, आप कह रहे हैं साहब हम जो है निवेशकों को लेके आ रहे हैं और निवेशकों की जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बढ़ाइए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। और मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा, आज मैं नहीं कहना चाहता कि कई चीजें ऐसी है जहां ये कह रहे थे कि साहब ऐसे टाइम पे पुराने टाइम बहुत बड़ी जो है आपके लोगों की बात करेंगे तो बहुत बड़ी चीजें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सरकार तो कोशिश कर रही है, बड़े प्लान्स लेकर आ रही है, 2020 है, इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा तो विकास होगा, उद्योगपति यहां पर खुश रहे, काम हो सके बेहतर ढंग से, तभी प्रदेश भी विकास करेगा। उससे बड़ी बात है कि जो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, देश में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, उसे ट्रैक पर लाने की कोशिश है, रोजगार देने की कोशिश रहेगी। एक बड़ा प्लान है, तारीफ इसकी करनी होगी, लेकिन सबसे अहम यह हो जाता है कि क्या ये जमीनी स्तर पर उस हिसाब से जैसी प्लानिंग है, क्या हूबहू वैसा इंप्लीमेंट किया जाता है, और अगर उसमें कोई दिक्कतें होती तो क्या कोई इसकी मॉनिटरिंग करेगा, यह भी सरकार को देखना होगा, ताकि उद्योगपति अपनी समस्या भी बता सके और अगर बताते हैं तो उसकी सुनवाई भी हो सके, और तभी रीको का काम नजर भी आएगा, सरकार की मंशा भी सफल होगी। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।